गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम एंड जोहार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल में, जहां पर आप सबों को प्रतिदिन विभिन्न सब्जेक्ट्स के प्रश्नों की उत्तर के साथ सामान्य भाषा में बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का सेक्शन मिक्सचर है, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है प्रश्न। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पॉलिटी से संबंधित है कि संविधान में निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। जनरल यू नो अबाउट दैट। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन जनरली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 368 के तहत जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है उसमें केवल और केवल 2 ही प्रकार के संशोधन को 368 आर्टिकल 368 के तहत संशोधित किया जाता है, जिसमें विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की हामी, आधे या आधे से अधिक राज्यों की हामी अर्थात सहमति जरूरी होती है। लेकिन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड नॉट 368। कुछ ऐसे संशोधन भी हैं जो संविधान संशोधन कहलाते हैं, लेकिन इसके लिए 368 की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उनमें से कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शंस है संसद के कार्य प्रक्रिया के नियम में संशोधन, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के एक से अधिक अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करना, निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन होता है उसमें बदलाव करना, और संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है उसमें संशोधन करने की बात। इनमें से कौन सा कथन इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो है जनरल बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। इसमें दिए गए प्रथम 3 ऑप्शन संशोधन आसानी से जनरल बहुमत से किए जा सकते हैं, लेकिन तीसरा अंतिम जो है संविधान और उसकी प्रक्रिया में अगर संशोधन करने की जरूरत हो तो ये संसद की विशेष बहुमत और साथ ही साथ आधे राज्यों की सहमति की जरूरत होती है। लेट्स सी अबाउट इट। चलिए देखते हैं। संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति संसद को विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन संविधान के कई ऐसे प्रावधान हैं जिसको 368 के दायरे से बाहर रखा गया है और जनरली साधारण बहुमत अर्थात दोनों सदनों के साधारण बहुमत से इसको पास किया जा सकता है। तो इनमें से कौन कौन सा है? तो सबसे पहला है कि नए राज्यों का गठन हो, निर्माण हो, नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में उसकी सीमाओं में नाम में परिवर्तन करने की बात हो, राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन करना हो, उसका निर्माण करना हो, जैसा कि आर्टिकल 169 में बताया गया है। दूसरी अनुसूची जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायाधीश इत्यादि के शक्तियां, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार आदि में अगर कोई चेंज करना हो। संसद का कोरम, यू नो अबाउट दैट कोरम, कि कम से कम 10% जो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो उसकी जो सदस्यों की संख्या, टोटल सदस्यों की संख्या होती है उसका अगर 10% अगर नहीं होता है तो वो कोरम नहीं हो सकता है। कोरम का अर्थ होता है टोटल सदस्यों की संख्या का 10%। दूसरा है कि इसमें संसद के और भी जैसे वेतन और भत्ते अगर बदलना हो, संसद के कार्य प्रक्रिया में नियम में अगर बदलाव करना हो, संसद और उसके सदस्यों और उसकी समितियों के विशेषाधिकार से संबंधित कोई मुद्दा हो, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना हो, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अगर विस्तार करने की बात, राजभाषा का उपयोग हो, नागरिकता का अधिग्रहण हो और समाप्ति हो, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को लेकर कोई मुद्दा हो, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई मामला, 5वीं अनुसूची जो कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के शासन प्रशासन उससे जुड़ी मुद्दे, और लास्टली 6ठी अनुसूची जनजातियों के प्रशासनों के संबंध में जुड़ा हुआ मुद्दा। ये सारे के सारे जो मैंने बताए, ये सारे के सारे संशोधन आसानी से जनरल बहुमत के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के मूल ढांचे के तहत निम्नलिखित में किन प्रावधानों को संशोधन नहीं कर सकती। यू नो अबाउट दैट कि बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट इज डेवलप्ड बाय द केशवानंदन भारती केस 1973। 1973 में केशवानंदन भारती केस 13 जजों का एक संवैधानिक पीठ जिसमें 7-6 से निर्णय दिया गया और संविधान में कुछ ऐसे मूल बातों को जोड़ा गया था अर्थात ऑलरेडी पहले से भी मौजूद थे, जिनमें संविधान में संशोधन करके अर्थात संसद जानबूझकर इन चीजों को छेड़ नहीं सकती है, उसको मतलब बदल नहीं सकती है। तो इनमें से क्या क्या थे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा, समानता का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
विधि का शासन। तो ऑप्शंस जितने भी दिए गए हैं सभी के सभी बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात मूल संरचना के अंग है, पार्ट है। इसमें संसद अपनी बहुमत के बल पे इसको संशोधन नहीं कर सकती है। लेट्स सी अबाउट इट। विभिन्न निर्णयों के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे के तहत जो शामिल किए गए जो विचार है उनको लाया गया है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता की बात हो, भारत राजनीति का संप्रभु होना, लोकतांत्रिक होना, गणतंत्रात्मक राज का होना, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संविधान का संघ चरित्र, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना, कल्याणकारी राज, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मूल अधिकारों और डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन, समानता का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन के लिए संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावी पहुंच, मूल अधिकारों का सिद्धांत, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 136, 141 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं और साथ ही साथ अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाई कोर्ट की शक्तियां, ये सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंग है। अर्थात संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से इसको कम नहीं किया सकता है, इसको हटाया नहीं जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के संबंध में। प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल जनरली सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है, जिसके बाद वो ऑटोमेटिक यानी स्वतः विघटित हो जाते हैं। क्या ये सही है कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है और सामान्य रूप से 5 वर्ष के पूर्ण होने के बाद ऑटोमेटिक भंग हो जाता है? दूसरा है कि एक बार जब लोकसभा अपने सामान्य कार्यकाल को पूरा होने से पूर्व विघटित हो गई, अर्थात 5 वर्ष से अगर पूर्व विघटित हो जाती है तो विघटन जो है वो नॉन चेंजेबल है, अपरिवर्तनीय होता है, इसमें परिवर्तन फिर से नहीं हो सकता है। तीसरा है कि राष्ट्र आपातकाल हटाने के लिए लोकसभा की अन्य शक्ति है। क्या जो आपातकाल है उस आपातकाल को हटाने का या उसको लगाने का लोकसभा को अन्य पावर दिया गया, मतलब एब्सोल्यूट पावर दिया गया है क्या? तो इसमें से आपको पता होगा कि लोकसभा को एब्सोल्यूट पावर ऐसा नहीं दिया गया है, क्योंकि जो आपातकाल की जो स्थिति होती है वो दोनों सदनों के स्पेशल बहुमत से रेटिफाइड होना चाहिए, पार होना चाहिए। ओके, बट लोकसभा के बारे में समझ लीजिए कि लोकसभा का स्वतः विघटन अर्थात 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के समाप्ति पर या राष्ट्रीय आपात के दौरान, विस्तारित अवधि के दौरान, जब भी राष्ट्रपति सदन को भंग करने का निर्णय लेता है, जिससे कि वह करने के लिए मतलब उसको पावर मिला है, संविधान में से उसको गारंटी दी गई है कि आप ऐसा कर सकते हैं। एक बार जब लोकसभा अपने सामान्य कार्यकाल को पूरा होने से पहले अगर भंग हो जाता है तो फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। विघटन जो है वो अपरिवर्तनीय है। राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर आपातकाल की घोषणा रद्द की सकती है, किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लगाने की प्रक्रिया थोड़ा टाइट है। आपातकाल को लगाना बहुत मुश्किल है, हटाना बहुत ही आसान है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो किया गया था, वास्तव में इंदिरा गांधी ने इससे पहले क्या किया था? इंदिरा गांधी ने अपने शक्ति के बल पर अपने मतलब एक तरह से शक्ति का गलत उपयोग करके 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत सी चीजों को बदल डाला और परिणाम हुआ कि 1975 में आपने राष्ट्रीय आपातकाल का सामना किया। लोगों के जो गरिमा थी, उनकी जो स्वतंत्रता थी, उनका जो एक तरह से मानवीय मूल्य, जो जीवन के जो अधिकार थे, उनको वंचित कर दिया गया था। बहुत से जो स्वतंत्र कर्मी थे उनको जेल में ठूस ठूस कर भरा गया था। कम से कम लोगों को नसबंदी करा दी गई। ये सब जो अमानवीकृत, जो मतलब एक तरह से कहे कि तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी और भारत के इतिहास में सबसे काला दिन के रूप में जो याद किया जाता है 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल था, उस आपातकाल की परिस्थिति को फिर से दोबारा कोई सरकार बहुमत के बल पर ऐसा ना कर पाए, इसके लिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन में इतने कड़े कदम उठा दिए गए, कड़े संशोधन कर दिए गए कि अब राष्ट्रीय आपातकाल लगाना मुश्किल है, लेकिन इसको हटाना बहुत ही आसान है। ओके, तो राष्ट्रपति किसी भी समय आपातकाल की घोषणा को रद्द कर सकता है, वापस ले सकता है। इस तरह की घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट एनी कि आप संसद से अनुमोदन लेके उसके बाद उसको वापस लीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति को घोषणा रद्द कर देना चाहिए यदि लोकसभा आपातकाल को समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव पारित करता है। यदि लोकसभा अपने कोरम का अर्थात 1/10% 1/10 यानी 10% अगर उसके सदस्य राष्ट्रपति से ऐसा करने को कहते हैं या अध्यक्ष को ऐसा कहते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो
राष्ट्रीय आपातकाल है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल के पद के लिए। यू नो अबाउट दैट, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉट अबाउट आवर गवर्नर सिस्टम, अर्थात राज्यपाल का जो पद है वो अपने आप में विवादित पद है। सबसे ज्यादा अगर चर्चा में रहता है तो राज्यपाल का पद, क्योंकि आर्टिकल 356 का जितना प्रयोग हुआ है संविधान में, मतलब जिस तरह से सोचा गया था, जिस तरह से अंबेडकर जी ने कल्पना की थी कि ये एक डेडलॉक मतलब बंद या मृत मतलब अनुच्छेद है, इसका प्रयोग ना हो तो बेहतर है। ऐसा माना जाता है कि इस अनुच्छेद का प्रयोग ना होना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि 356 का जितना प्रयोग हुआ है संविधान में उतना जरूरत से ज्यादा किसी और भी अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, तो राज्यपाल के पद के बारे में प्रश्न ये है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वो भी मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर होता है। लेकिन राज्यपाल को नियुक्त करते समय किन दो बातों को ध्यान रखना चाहिए जो संविधान में जिक्र किया गया है? तो केवल दो बातें हैं। एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वो 35 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। और बाकी जितने भी बातें बताई जाती है, चाहे वो संसद का या राज्य विधानमंडल का किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य का वो राज्यपाल होने जा रहा है, ताकि वो उस राज्य से या उस स्थान से जो पॉलिटिक्स है उससे जुड़ाव महसूस ना करे। और दूसरी बात, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि मुख्यमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श कर लिया जाए, ताकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच जो तानाघींची लगातार चलता रहता है, जिससे एक तरह से फेडरल सिस्टम कमजोर होता है, वो ना हो, मतलब बेहतर संतुलन बना रहे। मुख्यमंत्री जनरली चूंकि जनता का प्रतिनिधि होता है, राज्यपाल तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से नाम मात्र का प्रधान होता है। वो संवैधानिक प्रधान जरूर होता है, प्रशासनिक प्रधान तो मुख्यमंत्री ही होता है। तो मुख्यमंत्री की बातों को ध्यान में रखा जाए, जनता के आवाज को सुना जाए, ना कि ऊपर से राज्यपाल को एक तरह से जिस तरह से प्रयोग किया जाता है केंद्र के द्वारा ताकि राज्य की शक्ति को कमजोर किया जाए, ये भावना ना हो। ओके, अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग के बारे में। यू नो अबाउट दैट, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में इसका जिक्र किया गया है। और निर्वाचन आयोग से संबंधित जो उसकी शक्तियां है, जो उसके प्रावधान है, जो उसके कार्य है, उसके कार्य सीमा है, वेतन भत्ते इत्यादि का जो जिक्र है 324 में है। तो उससे संबंध प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे, जिसकी संख्या समय समय पर संसद निर्धारित करेगी। इज इट राइट? क्या संसद निर्धारित करती है समय समय पर कि संख्या कितनी होगी? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होगा ही, उसके साथ साथ उसके सहायक के लिए अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या का निर्धारण क्या संसद करती है? दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच अगर मतभेद हो गया तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तब जाके ये मामला सुलझता है। इज इट राइट? दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्टिकल 324 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा एक से अधिक या दो से अधिक अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिसकी संख्या का निर्धारण संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। और साथ ही साथ अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विवाद हो जाए तो इस विवाद का हल जनरली बहुमत से होता है। बट यू नो अबाउट दैट कि व्हाट आर द करंट, आज के वर्तमान सिनारियो में देखा जाए तो निर्वाचन आयोग खुद एक तरह से विवादित प्रश्न बन चुका है कि निर्वाचन आयोग का जो नियुक्ति होता है वो एक प्रक्रिया, उसकी प्रक्रिया में सुधार होने की बात चल रही है। साथ साथ निर्वाचन आयुक्त के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो संचित निधि पर भारित नहीं होता है। निर्वाचन आयुक्त को अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह स्वतंत्रता का फीलिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वही पावर, वही एक तरह से एक स्वतंत्रता मिलती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलता है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कहने पर आसानी से हटा सकता है, जो एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से वाट लगाता है कि सरकार के फेवर में काम करते हैं। इस तरह की एक तरह से बायसिंग कहने के बली का बकरा आखिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त क्यों हो? इसके नियुक्ति प्रणाली के लिए कोलिशन सिस्टम बनाया जाए जिसमें सरकार का भी अहम भूमिका हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चीफ जस्टिस की भूमिका हो, और पिछले कई जो निर्वाचन आयोग जो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाए। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे देश में न्यायपालिकाओं की नियुक्ति न्यायपालिकाओं के माध्यम से होती है, उसके लिए कॉलेजियम प्रणाली की बात की गई और न्यायिक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी
उस पर एक विचार हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2015 में नल एंड वॉइड अर्थात असंवैधानिक घोषित करके उसको खारिज कर दिया। लेकिन जरूरत यह है कि मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पदों की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता, उनकी स्वायत्तता पर ध्यान देने के लिए इस तरह के जो कदम है वो जल्द से जल्द उठाने की जरूरत है। और आपको पता होगा कि भारत के जो चुनाव आयोग होता है अर्थात चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो किन किन लोगों का चुनाव करवाता है? यू नो अबाउट दैट? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा किसी का वो चुनाव नहीं कराता। आप जानते हैं कि जो तीसरे स्तर का जो चुनाव होता है, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव बोलते हैं, वो भारत का चुनाव आयोग नहीं बल्कि राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन और उसके सहयोगी की तरह होता है। नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम जियोग्राफी, भूगोल से संबंधित प्रश्न पे ध्यान दीजिए और बताइए कि ये जो जैव संतृप्ति है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, जीवों के बारे में विचार कीजिए। जैव संतृप्ति केवल समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। दूसरा है कि जैव द्वारा या जीव द्वारा उत्सर्जित प्रकाश तरंग और उनके रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। ये जो जैव संतृप्ति एक प्रकार की ऐसी परिघटना है जिसमें जीवों के द्वारा ऑटोमेटिक स्वतः विशेष प्रकार के रसायनों के माध्यम से शरीर के द्वारा विशेष प्रकार का प्रकाश निकाला जाता है, जैसे जुगनू। कुछ जीवों में जैव संतृप्ति अन्य जीवों को बचाने के लिए या अन्य जीवों से बचने के लिए सुरक्षा तंत्र के रूप में काम करता है। मतलब ये एक तरह से सेफ्टी है, वो एक तरह से सूचना देते हैं कि मुझे मत छुओ वरना मैं खतरनाक हूं तुम्हारे लिए। जैसे रेटल स्नैक अपना पुच्छी हिलाता है, उसी तरह क्या जैव संतृप्ति के जो जीव है इस प्रकाश का इस्तेमाल अपने आप को सुरक्षा करने के लिए या दूसरों को मतलब सूचित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑफकोर्स बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट वन स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि जैव संतृप्ति केवल समुद्री वातावरण में नहीं बल्कि कुछ जीव ऐसे भी है जो स्थलीय क्षेत्रों में भी रहते हैं, उनमें भी जैव संतृप्ति पाई जाती है। लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, बायोल्यूमिनेसेंस अर्थात जैव संतृप्ति जीव आमतौर पर समुद्री होते हैं लेकिन ये स्थलीय वातावरण में भी पाए जाते हैं। जीव द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग उनके रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। कवक के मामले में एंजाइम ल्यूसीफेरेज एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है कवक में, हरा प्रकाश निकालता है, ऑक्सीजन की उत्प्रेरित करता है। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कई अस्थिर मध्यवर्ती उत्पादों की अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में कुछ विशेष प्रकार के प्रकाश निकलते हैं। That's sufficient for it. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भौतिक, जैविक और अजैविक कारकों से प्रभावित होता है जहां प्रजातियां निवास करती है। प्रजातियों का जो निवास स्थल होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से जैविक और अजैविक, भौतिक और गैर भौतिक कारक प्रभावित करते हैं? तापमान, दूसरा आर्द्रता, मृदा रसायन और पीएच, लवणता और ऑक्सीजन का स्तर। इस तरह के प्रश्नों में अक्सर आप ध्यान दीजिए कि सारे के सारे उत्तर सही होते हैं, तो सारे के सारे ऑप्शंस ऑल आर करेक्ट। जीवन पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाया जाता है। पृथ्वी के कोने कोने में अत्यंत टेम्परेचर, उच्च ताप से लेके बहुत ही निम्न टेम्परेचर तक जीवन पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रजातियां पाई जाती है, अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। कुछ प्रजातियों ओवरलैपिंग रेंज करती है, मतलब जरूरत से ज्यादा होती है, और कुछ की वहां पर बिल्कुल होती नहीं है। प्रत्येक प्रजातियों में पर्यावरण परिस्थितियों का एक समूह होता है जिसके भीतर वो जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जो है अत्यंत ठंडे प्रदेशों में या अत्यंत गर्म प्रदेशों में रह जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो जीव है जो उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लिए हैं और वहां पर आसानी से जीवन बसर कर रहे हैं। परिस्थितियां जिनके लिए, कुछ ऐसी परिस्थितियां जिनके जीवन के लिए सर्वोत्तम बहुत ही जरूरी है, अनुकूलित होने के लिए जरूरी है, जैसे तापमान, आर्द्रता, मृदा रसायन, पीएच क्या है, पीएच मतलब यू नो अबाउट एसिडिटी, बेसिसिटी, लवणता, ऑक्सीजन का स्तर कितना है। कई अलग अलग भौतिक और अजैविक कारक इसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक जिराफ उदाहरण लीजिए। जिराफ जो है जैसे अफ्रीकी सवाना गर्मी में अच्छी तरह से निवास कर सकता है, लेकिन आर्कटिक में शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह उदाहरण उसकी सहनशीलता सीमा के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू को इंगित करता है कि किस टेम्परेचर में वो जीवित रहने की मतलब अनुकूल है। विभिन्न प्रकार के जीव एक ही कारक के लिए अलग अलग सहनशीलता प्रदर्शित करते हैं, उनकी सीमाएं अलग अलग होती है। मछली, कुछ मछलियां जीव जो पानी में ही रह सकती है, क्या पानी के बाहर उनको रखा जा सकता है, अर्थात उसका ऑक्सीजन लेवल अलग अलग है। क्या मनुष्य पानी के अंदर रह सकता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के?
दैट्स नॉट पॉसिबल। अलग अलग जीवों की ऑक्सीजन लेवल हो, टेम्परेचर हो, पीएच हो, दैट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द देयर डेवलपमेंट एंड फॉर देयर लिविंग कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट से। यू नो हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है? कोई भी क्षेत्र को जैव स्पॉट कहा जाएगा, हॉटस्पॉट कहा जाएगा कब? जब उस क्षेत्र की जैव विविधता का खतरा अनुभव हो रहा हो, उच्च स्थानिकता मतलब वहां पर लोकेलिटी बहुत ज्यादा हो रहा हो, पारिस्थितिक अनुक्रम वाले क्षेत्र हो। तो इस तरह के प्रश्न में भी अक्सर सभी सही होते हैं, लेकिन यहां पर 1 और 2 ऑप्शन सही है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक ही क्षेत्र को 2 कठोर मान्यताएं प्राप्त करने होते हैं। 2 रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर गेटिंग हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी। फर्स्ट, इसमें देशज रूप से कम 1500 संवहनी पौधे होना चाहिए। देशज मतलब वहीं का, यह पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाया जाना चाहिए, और पौधे का उच्चतम प्रतिशत होना चाहिए। एक हॉट स्पॉट इररिप्लेसेबल होता है, मतलब उसको आप दूसरे जगह पर नहीं मिल सकता है। इररिप्लेसेबल मतलब अपूर्णीय होता है। इसमें मूल प्राकृतिक वनस्पति का 30% या उससे कम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह संकटग्रस्त होना चाहिए। 2 कंडीशन, संकटग्रस्त होना चाहिए और दूसरा है कि 1500 संवहनी पौधा वहां पर मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई रेगिस्तानी पौधों में विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषक मार्ग होता है जो रंध्र के माध्यम से जल के नुकसान को कम करने के लिए रात्रि के समय अपने रंध्र मतलब छिद्र को बंद करने में सक्षम बनाता है। उच्च ऊंचाई में शरीर लाल रक्त कोशिकाओं में उत्पादन में वृद्धि और हीमोग्लोबिन के आबद्ध को कम करके ऑक्सीजन की उपलब्धता की भरपाई करता है। उच्च ऊंचाई में क्या लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो वृद्धि हो जाता है और ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसको आबद्ध करके ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई करता है। यस, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कई रेगिस्तानी पौधों की पत्ती की सतह पर मोटी एक त्वचा होती है जो उसके रंध्रों में गहराई में व्यवस्थित होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। क्योंकि आपको पता होगा रेगिस्तानी क्षेत्रों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। अगर पौधे से नमी निकल जाए तो पौधे मर जाएंगे। इसलिए मोटे मोटे त्वचा वाले कैक्टस के पौधे, बबूल के पौधे होते हैं ताकि ये कम से कम जल को निकाले। इसमें विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषक मार्ग CMM होता है जो उनके रंध्रों को दिन के समय बंद करने में सक्षम बनाते हैं, ना कि रात के समय। रही बात उच्च ऊंचाई पर, जो चूंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है आपका दबाव आपको दम घुटने लगता है, दबाव कम होने लगता है, ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। वायुमंडल दबाव में चूंकि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, हो सकता है ब्लीडिंग हो जाए नाक से, ऐसा चकराए, ऐसा फीलिंग हो तो समझ लीजिए कि वहां पर दबाव कम है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। शरीर लाल रक्त कोशिकाओं में उत्पादन में वृद्धि, हीमोग्लोबिन को आबद्ध करके कम करके हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम करके श्वसन दर को बढ़ाकर ऑक्सीजन की उपलब्धता की भरपाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों का सब मतलब एक तरह से बाय प्रोडक्ट है। मनुष्य ने ऐसी ऐसी क्रियाक्रम किए हैं जिसके कारण अम्ल वर्षा आज हो रहा है। तो क्या क्या है, कौन कौन से ऑक्साइड है जिसका उत्सर्जन होती है, जैसे वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के, जल निकाय में पारा और सीसा के, रेडियोधर्मी यौगिक के, या फिर पीठ भूमि द्वारा उत्सर्जित कार्बन के। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो विद्युत संयंत्रों के द्वारा, बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक चेंबर है, विद्युत संयंत्र, कोयला, तेल जैसे जीवाश्म ईंधन बहुत भारी मात्रा में जल रहे हैं, पेट्रोलियम, डीजल, सब, उसके दहन से, मोटर इंजन के और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होता है। जल के साथ ऑक्सीकृत होकर प्रतिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है अम्ल वर्षा में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रदूषित वायु आमतौर पर ये कणीय पदार्थ होते हैं और ऑक्सीजन को प्रेरित करते हैं। इससे अम्ल वर्षा होती है और समग्र परिस्थिति पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू पृथ्वी का जो विभिन्न स्तर है, विभिन्न जो क्षेत्र मतलब एक तरह से पार्ट है, मेंटल, क्रस्ट, कोर, उससे संबंधित है कि पृथ्वी के मेंटल के अधिकांश हिस्से में मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा खनिजों का मिश्रण होता है, इसमें कुछ मात्रा में गैसें भी होती है
पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे उच्च दबाव होने के कारण मैग्मा ठोस अवस्था में मिलता है। तो आप समझ चुके हैं कि तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही बकवास। मैग्मा ठोस अवस्था में होगा तो गले हो ही नहीं सकता है, बल्कि वो लिक्विड फेज में पाया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे अत्यंत गर्म और तरल और अर्ध तरल चट्टान होता है, ना कि कोई ठोस होता है। पृथ्वी का एक स्तरित संरचना है जिसमें आंतरिक कोर है, बाहरी कोर है, मेंटल है, फिर क्रस्ट है। पहले आप आंतरिक कोर, फिर बाहरी कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट। पृथ्वी के मेंटल के अधिकांश हिस्सों में मैग्मा पाया जाता है। यह मैग्मा क्रस्ट में दरार के माध्यम से बाहर निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर बहता है तो इसे लावा कहा जाता है। ठोस चट्टान की तरह मैग्मा खनिजों का मिश्रण होता है, जिसमें जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर जैसी गैसें भी इसमें मौजूद होती है। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मैग्मा जो होता है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। दबाव भी उच्च है, टेम्परेचर भी उच्च है, तो दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है वो ओवरऑल लिक्विड फेज को बनाए रखने में मदद करता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? मेंटल, क्रस्ट, बाहरी कोर, आंतरिक कोर। तो क्रस्ट जो है, जो सबसे ऊपरी परत होता है, वो सबसे कमजोर होता है, सबसे कमजोर। बाहरी क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं, प्लास्टिक के समान जो होता है मेंटल होता है। तरल जो होता है, तरल बाहरी कोर जो है तरल है, और आंतरिक कोर ठोस होता है, मजबूत होता है। क्रस्ट पृथ्वी का सबसे पतला परत है। भिन्न भिन्न मोटाई होती है। महासागरीय क्रस्ट की मोटाई 5 से 10 किलोमीटर, लेकिन महाद्वीपीय क्रस्ट की जो मोटाई है, पर्वत श्रृंखला की मोटाई 30 से 35 किलोमीटर ऊंचा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। पतली महासागरीय क्रस्ट का घनत्व जो होता है वो महासागरीय क्रस्ट की तुलना में अधिक होता है। पतली महासागरीय क्रस्ट का जो तत्व है वो महाद्वीप क्रस्ट की तुलना में अधिक होता है। इसलिए महाद्वीप जो होता है महाद्वीप क्रस्ट की तुलना में मेंटल पर तैरता है। ओके, okay, this is sufficient for this, because you will be bored if I upload more or lengthy video. So watch this video 2 or 3 times. You will be very benefit about it. So watch this video and share this video and subscribe my channels. Once again, I would say thank you.